नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंडमान और निकोबार के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी के आंदोलन को धार देने वाली वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे आजादी के अनेक तपस्वियों से जो धरती जुड़ी है, ऐसी पुण्य स्थिति को मैं वंदन करता हूं। जो टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनाएंगे, अंडमान निकोबार के हर बीच को, हर समंदर को हमें शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है और आने वाले समय में टूरिज्म के लिहाज से भी ये जरूरी है। साथियों, मुझे वैसे तो कल बात करने का मौका मिलने ही वाला है, लेकिन आज पार्टी का कार्यक्रम था और मुझे आज आपको सुनने का मौका मिलने वाला था। कल का कार्यक्रम की रचना तो ऐसी है कि जिसमें मुझे बोलना है, लेकिन मेरे लिए खुशी है कि मुझे दूर दूर इन द्वीपों में बैठे हुए और दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए साथियों को सुनने का मौका मिला। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, आप सबसे बातचीत करने का मुझे अवसर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को देश के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी और इस पर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का क्या रुख है, आइए जानते हैं। इसकी बदौलत हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को उछाल मिलेगा, बड़े पैमाने पर देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा। आज देश के पास क्षमता है, काबिलियत है, हर प्रकार के कई प्रकार के हवाई जहाज बनाना, शिप्स बनाना, सबमरीन्स बनाना, कॉर्वेट्स बनाना, फास्ट पेट्रोल बोट बनाना, आर्टिलरी गन्स बनाना, एयर डिफेंस मिसाइल्स बनाना, रॉकेट लॉन्चर बनाना और अलाइड एमुनिशन इक्विपमेंट। ऐसे में हमारे देश की कॉम्पिटेंस और एफिकेसी बढ़ेगी। डीआरडीओ जो है आगे से बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की क्षमता बढ़ जाएगी और वास्तव में देश अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में उभार सकेगा। सेल्फ रिलायंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके डिफेंस फील्ड में, और 2025 तक हिंदुस्तान जो है एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर पाएगा। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों की मांग करते हुए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। रोजगार दो अभियान को लॉन्च करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। राहुल गांधी हर मौके पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं में बेरोजगारी का मसला उठाया। भाई और बहनों, नमस्कार। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर गई है और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस
हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार 2 प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद। भारी बारिश और बाढ़ के चलते केरल के इडुक्की जिले के राजमला इलाके में शुक्रवार सुबह भूस्खलन हुआ था और इस भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इडुक्की में हुए भूस्खलन में मृतकों का आंकड़ा 42 पर पहुंच चुका है। इडुक्की जिला कलेक्टर ने कहा कि राजमला भूस्खलन की घटना में 16 और लोगों के शव पाए जाने के बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 42 हो चुका है। तो वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने रविवार को इडुक्की का दौरा किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर तरह की मदद के लिए तैयार है और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए एनडीआरएफ के बड़े अधिकारियों से बात भी की है। वहीं केरल में हुए प्लेन हादसे पर बोलते हुए एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने क्या कुछ कहा, क्या जानकारी उन्होंने साझा की, आइए जानते हैं। Acquiring the fact that it is no more it's a accident that has already happened. It's something that now has to be inquired into. As far as the passengers are concerned, I have it on authority of the state government that about 190 passengers were there, or exactly 190 passengers is the count that has been given out by the state government, and out of which 18 have been pronounced dead. There are others who are in critical condition and probably in the ICU. 190 includes the 2 pilots who have perished, and overall, I think the focus now has shifted to taking care of the survivors and ensuring that all the passengers who are still alive, they survive. उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की पोल खुल गई, विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। तो साथ ही कहा कि इस जीवन बचाने के संघर्ष के समय में भी सरकारें गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा यह लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है जो 14 अगस्त के बाद भी जारी रहेगी। बीजेपी के जो स्थानीय नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पर आज और कल उनकी पोल खुल गई जब वो चार्ट प्लेन कर रहे हैं, विधायकों को भेज रहे हैं और बाड़ेबंदी करवा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये परंपराएं जो डाल रहे हैं ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि हमारी लड़ाई जो है ये खाली सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र जो इनका है उसके खिलाफ जो संघर्ष ही है वो विजय हमारी होगी, क्योंकि प्रदेशवासी हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश के घर घर के अंदर चर्चाएं हैं ये बीजेपी ने तमाशा किया क्यों है। सरकार अच्छा काम कर रही थी, कोरोना को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। दुर्भाग्य से जीवन बचाने के संघर्ष के अंदर भी, आजीविका बचाने के संघर्ष के बावजूद भी उस वक्त भी इनको सरकारें टॉपर करने के लिए षड्यंत्र करने का टाइम मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो गवर्नेंस में इनकी कितनी रुचि होगी, शासन करने में इनकी कितनी रुचि होगी, आप सोच सकते हो। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री से बात करी खुद ने, अमित शाह जी का मालूम है कि उसका रवैया क्या रहता है, टारगेट गिराने के सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान जी हो, पीयूष गोयल जी हो, और भी कई नेता हैं, बार बार क्या नाम लें उनका, तमाम मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो लोग जिस रूप में डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहे हैं, 70 साल में बचा के रखा है। प्रदेश में हमारे लगभग 45 थे विधायक, 40 को तोड़ लिया गया। मणिपुर में क्या तमाशा हुआ, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या घटनाएं हुई थी,
सबको मालूम है। कर्नाटक में सरकार चली गई हमारी, तोड़ ली गई हॉर्स ट्रेडिंग से। मध्य प्रदेश में नंगा नाच हुआ, सबको मालूम है। ये हो क्या रहा देश के अंदर। हमारी लड़ाई जो है डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वो जारी रहेगी, 14 के बाद भी जारी रहेगी। मैं कहता वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई स्थानों के ट्रैफिक सिग्नल पर अब पुरुष की जगह महिला की आकृति लगाई गई है। यह कदम उठाने वाला मुंबई पहला शहर बन चुका है, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोगों ने प्रशासन के इस कदम को और आगे बढ़ाने की बात कही है। So actually, I think we've always, suppressed women, and especially, I think in places in India, Bombay is still better. But the very fact that we are taking an initiative and having changed it to a female is a huge thing by itself, because it generally shows that you are now finally recognizing that women need equal importance. Okay, it's we keep fighting that women are subdued and things like that. So this may be one step towards achieving women empowerment. It's a very good thing that this has been done, and if you realize and if you see around, females and women are doing well in our country and otherwise also. We are leading most of the sectors, and we need to actually, as Indians, need to push our women ahead. We want them to get in the corporate sector. We want them to get in everything. They are getting in today, if you see the Mumbai police force, they have become bigger, larger, even the traffic police. We have women everywhere. So it's a good initiative. We should encourage our girls and push them ahead, because it is our duty and we have to continue doing that. It's a great initiative. Please continue doing that. Don't have a percentage of 5, 10 or 20%. If you make it 100%, it'll be. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बड़ा ऐलान करते हुए रक्षा उपकरण भारत में निर्माण करने की बात कही, जिस पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। जायसवाल ने कहा कि यह आत्मनिर्भरता की तरफ भारत की लंबी छलांग है। इसी के साथ बिहार चुनाव और महागठबंधन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। ये दूसरे पीढ़ी का फैसला है। पिछली बार जब 2014 में सरकार बनी थी, तभी हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 25% हम अपने रक्षा उपकरण देश में बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय था, और इस निर्णय के तहत हम उस समय से काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय 70,000 सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, और इसकी चर्चा होती थी कि 3 सालों से टेंडर लंबित था विदेशों से। आज हम न केवल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं, बल्कि अब हम विदेशों में निर्यात करने का काम बुलेट प्रूफ जैकेट में कर रहे हैं। और उसी प्रकार आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि 101 सामान जो विदेश से आते थे उनको पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए भारत में बनाएंगे, यह आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ते हुए भारत की बहुत लंबी छलांग है। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह का कोई इलेक्शन सर्वे नहीं कराती है। चुनाव कब होगा यह तय करना चुनाव आयोग का कार्य है, और मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग के कार्य में किसी राजनीतिक दल को तारीख में हस्तक्षेप करना चाहिए। जो स्थितियां हैं, खुद चुनाव आयोग देख रहा है। आज वाल्मीकि नगर का चुनाव 6 महीने पूरे हो जाने के बावजूद नहीं हो पा रहे हैं। विधान परिषद के हमारे चुनाव अप्रैल में थे लंबित, अभी नहीं हो रहा है। पर इस समय यह घोषणा करना कि आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ना चाहिए। चुनाव आयोग स्वयं संवेदनशील है। जब उनको निर्णय करना होगा, उस समय क्या परिस्थिति होती है उस हिसाब से निर्णय करेंगे। भाजपा की कभी भी तैयारी अपूर्ण नहीं होती है। भाजपा संगठनात्मक पार्टी है, और जिस दिन कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है, कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, वह तभी बनता है जब मंडल और बूथ अध्यक्षों का चुनाव हो चुका होता है। तो जिस पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनावी परंपरा से होता हो, न किसी के पुत्र होने के कारण कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता हो,
तो जाहिर बात है कि हमारा तो संगठनात्मक कार्य पूर्ण है। हम किसी भी समय कोई भी कार्य हो, भाजपा के कार्यकर्ता उसके लिए तैयार रहते हैं। कि महागठबंधन बना ही इसलिए है कि सब अपने अपने घोटाले छुपा सकें और नए घोटाले कर सकें। जाहिर बात है कि नए घोटाले के प्रयास में ज़्यादा हिस्सेदारी करेंगे तभी तो ज़्यादा बड़े घोटाले कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा महागठबंधन ही घोटाला गठबंधन है और जहाँ घोटाला होता है वहाँ सब चीज़ गड़बड़ होती ही है। चेन्नई के पास स्टोर किए गए 740 टन अमोनियम नाइट्रेट को मनाली कंटेनर फ्रेज स्टेशन शिफ्ट किया गया। इसे 10 कंटेनर में बांटकर और सड़क परिवहन की सहायता से ले जाया गया। आपको बता दें, चेन्नई में 700 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। बेरूत में हुए धमाके के बाद सबका ध्यान चेन्नई में रखे अमोनियम नाइट्रेट पर गया। तब से इसे यहां से हटाने के लिए लगातार मांग उठ रही थी। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करने की अपील की। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद के लिए जुट जाने की अपील करते हुए शिवकुमार ने कहा कि वे स्वयं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और इसी कड़ी में पहले चरण में वे कोडुगु जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दुर्गम क्षेत्रों में जाकर बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी लॉकडाउन के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों से फल और सब्जियां खरीदकर किसानों की मदद की। अब प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों की मदद करना भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व है। केरल के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। आज कोट्टायम के मनारकोड में बाढ़ के पानी में बह गई एक कार मिली, जिसमें ड्राइवर मृत पाया गया, जिसकी पहचान अंगमले के मूल निवासी जस्टिन के रूप में हुई। तो वहीं एनडीआरएफ ने शव को बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें, ये कार चालक मलपल्ली में एक यात्री को छोड़ने के बाद लौट रहा था। पलामोरी के पास सड़क के एक बाढ़ वाले हिस्से को पार करने की कोशिश करते हुए कार एक खेत में जाकर गिरी। जस्टिन ने कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन सेवा की मदद मांगी। बीच में जस्टिन को अपने हैंड ब्रेक को छोड़ने की कोशिश के दौरान वाहन के अंदर पूरा पानी गया और कार कुछ दूरी तक तैरने के बाद गायब हो गई। केरल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। केरल में बाढ़ के हालातों पर वरिष्ठ साइंटिस्ट के साथी ने प्रतिक्रिया दी। के साथी का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। We are expecting still extremely heavy possibility. Isolated places, even extremely heavy rainfall possibility is there. And because this is happening mainly because of convergence of strong westerlies. So that is at least up to next 2 to 3 days we are expecting this part to continue. By around 12th and all, there may be some reduction. 11 to 12 it may reduce. Otherwise next 3 days heavy to very heavy rainfall possibility is there.
and especially 48 hours, even guard sections and all, extremely heavy possibility is still there. देश में इन दिनों कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है और इस बीच जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना सामने आई। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटा है, जिसके कारण कई आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए और इसके कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद हो गया। बादल फटने की घटना के कारण लोगों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन किसी आदमी के हताहत होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई। घटना के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। बादल फटने के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद हो गया। हालांकि इसके पहले भी बादल फटने की घटनाएं कई बार देखने को मिल चुकी है। उधर बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि दरभंगा शहर के कई वार्ड बाढ़ की चपेट में आ गए। शहर की सड़कों पर नाव चलने लगी। हालात बिगड़ते देख 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा का हवाई सर्वेक्षण किया था और आज बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने दरभंगा में जिले के सभी अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर बाढ़ के हालात पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रश्न पूछा है, जमींदारी बांध में बांध ही नहीं है। लोग कहते हैं बांध है, मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें बांध में ना कोई मिट्टी है ना बांध है वहाँ। और जो गोपालपुर या उस एरिया का बता रहे थे, हमको जानकारी दे रहे थे, वो रेलवे का बिहार सरकार का है भी नहीं। वहाँ तो और नहीं कोई बांध है। रेलवे दे देगा तो शायद हम लोग कुछ कर भी दें। तो आने वाले टाइम में जमींदारी बांध पर एक कोई पॉलिसी डिसीजन सरकार के स्तर पर भी लेना पड़ेगा, जिसका क्या उपाय किया जाए। 2007 से मैं देख रहा हूँ हनुमान नगर को। 2007 में 13 साल पहले भी मैं 9 में गया था देखने, और आज भी देखता है कि वही पानी का हाल है। तो निश्चित रूप से मैं, अब ये तो कोविड का टाइम आ गया और सारी स्थिति दूसरी हो गई, लेकिन आने वाले टाइम में इसका कोई न कोई निदान हम लोग निश्चित रूप से निकालने का कोशिश करें। अस्थायी निदान हो। देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य में टॉप पर है। अब महाराष्ट्र सरकार कोरोना टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है और इस तकनीक के बाद आवाज से ही कोरोना की जांच हो जाएगी। ऐसा हम नहीं, खुद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है। आदित्य ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, बीएमसी आवाज के नमूनों का उपयोग करके कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। आरटीपीसीआर टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया भर में टेस्ट की तकनीकें साबित करती है कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग से चीजों को अलग तरह से देखने और विकसित करने में मदद की है। वहीं पंजाब में मोहाली जिले के डेराबस्सी के इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फैक्ट्रियों पर आबकारी विभाग की ओर से छापा मारा गया और इस छापे के दौरान 27,600 लीटर स्प्रिट जैसा लिक्विड पकड़ा गया, जिसका इस्तेमाल शराब बनाने के काम में लाया जाता था और इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ जारी है। आबकारी आयुक्त रजत अग्रवाल ने बताया कि विभाग की टीम ने छापे की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अभी छापेमारी चल रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अस्पताल की ओर से गोल्डन पैलेस होटल में संचालित कोविड-19 केयर सेंटर की दुर्घटना पर सरकार गंभीर हुई है। स्वास्थ्य मंत्री अल्ला नानी ने मीडिया को बताया कि अस्पताल प्रबंधन कोरोना मरीजों से अधिक फीस वसूल किए जाने की शिकायतें भी मिली है। इतना ही नहीं, प्रबंधन ने सरकार को गलत रिपोर्ट भी सौंपी है। मंत्री ने बताया कि अग्नि दुर्घटना पर जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी को 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अग्नि दुर्घटना के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि रमेश अस्पताल के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 308 और रेडविथ 34 के तहत दर्ज किया गया है। दुर्घटना के बाद 18 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया है।
वहीं झारखंड के देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र में देवीपुर गांव में रविवार को सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक एक कर सेप्टिक टैंक में उतरे 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। मरने वालों में एक मजदूर, एक ही परिवार के 3 सदस्य और 2 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र में आज रविवार की सुबह एक निजी मकान के नवनिर्मित सेप्टिक टैंक का सेंटरिंग खोलने और साफ करने के लिए एक मजदूर टैंक में उतरा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह बाहर नहीं निकला तो दूसरा आदमी टैंक में उतरा, फिर वो भी बाहर नहीं आया। इस तरह से टैंक में 6 लोग उतर गए, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। एक टंकी साफ करने के क्रम में घर के मालिक और उनके परिवार के लोग और कुछ और लोग, एक मजदूर भी है, ये सब एक एक करके टंकी में गए हैं। जब एक बाहर नहीं निकला है तो दूसरे भी उनके तलाश में नीचे गए हैं और क्रमशः इस तरह से सबकी मृत्यु होती गई या बेहोश होते गए। कितने लोगों की मौत हुई सर? टोटल 6 लोग लाए गए। 6 लोगों की मौत। 6 लोग। अभी किस तरह से राहत सहायता दिया जाए? ये तो सरकार का जो नियम होगा, जिसके तहत जो लोग आते होंगे तो सरकार उस ढंग से उनकी मदद जरूर करेगी। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में कोरोना मरीजों की गिनती में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज आई रिपोर्ट में एक बार फिर से 35 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें से अकेले मंडी गोविंदगढ़ में के ही 18 मामले शामिल हैं। 12 मामले यहां के सुरजीत नगर की एक ही गली से सामने आए। जिले के गांव खरोड़ी में 6 मामले एक ही फैक्ट्री में काम करने वालों के हैं, जबकि अमलोह से 6 मामले सामने आए। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮਾਮਲੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਔਰ 12 ਮਾਮਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ SDM ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ SDM ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 5 ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਖਰੌੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੀ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 130 ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ANB न्यूज़ तो कृष्ण वर्मा, मंडी गोविंदगढ़। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें 25,000 के इनामी बदमाश को पैर में गोली लगी और मुठभेड़ में पुलिस ने हत्या के केस में वांछित पुलक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। तिवारी को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश के पास से बाइक और हथियार बरामद किए गए। ACP बिनू सिंह की अगुवाई में आशियाना पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नाके पर चेकिंग के दौरान इस अपराधी पर टीम को शक हुआ, जिसके बाद पुलक तिवारी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर चेकिंग चल रही थी। चेकिंग टीम के द्वारा लॉकडाउन भी और संदिग्ध वाहन व्यक्ति की चेकिंग में एक गाड़ी है जिस पर नंबर नहीं था और एक संदिग्ध व्यक्ति था। तो पुलिस ने जैसे पीछा किया तो ये गली की तरफ इधर मुड़ गए, संभवतः चेकिंग से बचने के लिए ही। और जब ऐसा लगा कि पुलिस पीछे आ रही है तो उन्होंने फायर किया पुलिस पार्टी पर और जवाबी फायर में इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस तिवारी ये एक 25,000 का इनामिया है, आशियाना से गैंगस्टर में वांछित है और कृष्णा नगर से भी इन पर अभियोग है और हमारे आशियाना और कई थानों से आपराधिक इतिहास है पूर्व में। मैडम, कृष्णा नगर में किस प्रकार का अभियोग दर्ज है पुलिस तिवारी पे? 302 304 का अभियोग है, जैसा कि बताया। बाकी डिटेल निकाल के दे देंगे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरीमिरी इलाके में सनसनी फैल गई, जहां अचानक से जमीन फटने से गैस का रिसाव होने लगा।
गनीमत रही कि गैस ने आग नहीं पकड़ी, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। गैस की पाइपलाइन SECL कंपनी द्वारा डाली गई थी। आपको बता दें, कुछ वर्षों पूर्व SECL द्वारा यहां पर मिट्टी भराव का कार्य किया गया था, लेकिन कंपनी की लापरवाही और ठेकेदार द्वारा बंदर बांट के कारण कार्य अधूरा होने के बाद भी पूरे पैसों का भुगतान करवा लिया गया। क्या है? मैं राकेश पारासर वार्ड क्रमांक 12 का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में सड़क दफा स्थित स्क्रैप गोदाम के पास विगत कई वर्षों से धुआं निकल रहा है, जिस पे SECL प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही। इसके पूर्व कुछ मटेरियल डाला गया था, लेकिन उसमें कुछ बंदर माट हो जाने के कारण और ठेकेदार से मिलके वो काम को बंद करवा दिया गया और उसका पैसा, और आए दिन यहाँ घटना हो रही। किसी दिन भी बहुत बड़ी जनहानि या पशु हानि कुछ भी हो सकता है। इसकी सूचना आपने SECL में दी थी? अभी SECL को कई बार बता चुके, अभी भी मैं इंजीनियर साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ, लेबर ऑफिसर को, लेकिन वो फ़ोन को रिसीव नहीं। दिल्ली में 2022 में नगर निगम चुनाव होने हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी MCD के आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन मजबूत करने में जुटी है और इसको लेकर दिल्ली प्रदेश के संयोजक और श्रम मंत्री गोपाल राय ने पदाधिकारियों की नियुक्ति की। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के संगठन के पुनर्संरचना का काम पिछले एक हफ्ते से चल रहा था। चुनाव के दौरान जिन जिन साथियों ने अच्छे काम किए, इस पूरे कोरोना संकट के दौरान जो जो पदाधिकारी सक्रिय रहे, वॉलंटियर सक्रिय रहे, उन सब लोगों को प्राथमिकता देते हुए आगामी MCD चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी अपनी संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर चुकी है। अगले 20 तारीख तक इस प्रक्रिया को हमने पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आज हम दिल्ली के अंदर लोकसभा जिला अध्यक्ष, जिला कम्युनिकेशन इंचार्ज और 70 विधानसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर रहे हैं। दूसरे चरण में आगामी दिनों में हम विधानसभा के सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष संगठन मंत्री की घोषणा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर नगर में नए अस्पताल का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि 2013 कंसीव किया गया था, अब 200 बेड के साथ अस्पताल खोला गया है। इसकी क्षमता 600 बेड की है, लेकिन कोरोना वायरस को ध्यान में देखते हुए इसे 200 बेड के साथ शुरू किया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि कई सालों के बाद अब ये हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है। आज इसके 200 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। ये 600 बेडेड हॉस्पिटल है। बाकी पूरा हॉस्पिटल 600 बेड की कोरोना की महामारी है, इस वजह से पहले 200 बेड जो तैयार हो गए थे उनको शुरू किया जा रहा है। वो रहने दो, कोई नहीं, माइक दे दो आप। इन सभी 200 बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल है। सबसे ज्यादा कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। दिल्ली के अंदर आज कोरोना की स्थिति काफी हद तक काबू में आ गई है। बिहार के सीवान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मुखिया के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में जमकर लात घूंसे चले और इस दौरान वहां रखी दर्जनों कुर्सियां भी तोड़ दी गई। घटना में कई लोगों को चोटें आई। यह मामला नवीगंज के पड़ौली पंचायत भवन में महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह
सिग्रीवाल और मुखिया के समर्थकों के बीच भिड़ंत का है। खबर के मुताबिक शनिवार की शाम में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने समर्थकों के साथ सीवान के लकड़ी नबीगंज स्थित पड़ौली पंचायत भवन पहुंचे। वहां पंचायत के मुखिया के समर्थकों के साथ उन लोगों की तू मैं हो गई। फिर हंगामा खड़ा हो गया। दोनों तरफ से लात घूंसे और कुर्सियों के चलने के कारण अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान सांसद सिग्रीवाल वहां मौजूद थे और बाद में पुलिस ने पहुंचकर इस मामले को शांत कराया। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने कहा कि हम विश्व आदिवासी दिवस जरूर मना रहे हैं, लेकिन अब भी आदिवासी समाज में कई ऐसे सवाल हैं जिन पर चिंता करने की जरूरत है। आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रांची स्थित नीलांबर पीतांबर पार्क पहुंचे थे। यहां उन्होंने साल और करम के पौधे लगाए और मांडर भी बजाए। दोस्तों, आज 9 अगस्त पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज आदिवासी दिवस के रूप में इसकी पहचान। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 दिन के लॉकडाउन में हिंदू जागरण मंच और पुलिस के बीच हनुमान चालीसा और भंडारे को लेकर जमकर बहस हुई, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जानकारी के बावजूद भी पुलिस ने अभद्रता की। यह मामला थाना बसई मोहम्मदपुर के पसीने वाले हनुमान जी मंदिर का बताया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद की नीमका जेल के प्रांगण में आज सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर फलदार पौधे लगाए और इनमें अमरूद, अनार, जामुन, आम सभी के पौधे लगाए गए। सीजीएम मंगलेश कुमार चौबे, सीजीएम संदीप चौहान, जज राकेश गर्ग ने पौधारोपण की शुरुआत की। जिला जेल परिसर में अब तक करीब 10,000 पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ बड़े वृक्ष भी बन गए हैं, लेकिन यहां पर फलदार पौधों की कमी थी, जिसके चलते फलदार पौधे लगाने की एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका फायदा यहां के बंदियों और यहां के रहने वाले स्टाफ और उनके परिवार को मिलेगा। आज जिला जेल फरीदाबाद पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब और हमारी रोटरी क्लब के सौजन्य से और सहयोग से पौधारोपण का कार्यक्रम करवाया गया था, ताकि जेल को नीट एंड क्लीन तथा स्वस्थ बंदियों को स्वस्थ बनाया जा सके। किस तरह के पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे? हमने यहाँ पर रोटरी क्लब तथा सेशन जज साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हमारे यहाँ पौधे बहुत ऑलरेडी हमने लगा चुके हैं, हम 5 से 10 हज़ार के बीच में हमने पौधे लगा चुके हैं, लेकिन अब हम जो है ना एक जो हमारा ये मोटिव था कि भाई जो फ्रूट वाले पौधे हैं ना उनको लगाने के लिए हमने मुहिम शुरू करी है, जो कि हम इसमें अग्रसर है। और इस तरह के पौधे भी हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतनी ही क्वांटिटी में लगे और इनका फ्रूट्स का बंदी भी और ये फैमिली क्वार्टर्स में रहने वाले लोग भी इन चीज़ों का एंजॉय कर सकें। जैसा देखा गया है जेल परिसर में काफ़ी पौधे लगाए गए हैं और काफ़ी बड़े वृक्ष भी हो चुके हैं, हरा भरा जेल परिसर है। आम लोगों से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से ग्रीन फरीदाबाद। वहीं दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बिहार के इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर एक रेस्टोरेंट पर रेड मारी और इस रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही थी
और लॉकडाउन के बाद भी बार को खोला गया था, जिसकी रसीद को पुलिस ने बतौर सबूत मानकर रेस्टोरेंट पर छापा मारा। मौके पर कई लोग शराब और हुक्का पीते हुए पाए गए और रात के समय में नियम कानून को ताक पर रखकर शराब पिलाई जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर शनिवार को जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और इस दौरान कुरू केलण गांव के लोग और बच्चे अपनी मांग रखने सीएम जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में पहुंचे। इन लोगों ने हाथ में अपनी मांग वाले पोस्टर पकड़े थे। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इनके मांग वाले पोस्टरों को फाड़ दिया। इससे सीएम जयराम ठाकुर से मिलने आए लोगों में खासा रोष दिखा। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से मिलने के लिए खड़े थे, लेकिन उनके साथ धक्का मुक्की की गई और पोस्टर भी फाड़ दिए गए। वहीं जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेसी विधायक यादवेंद्र गोमा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार की हत्या करार दिया। गोमा का कहना है कि क्या लोकतंत्र में अपनी मांग को अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखना कोई गुनाह है? अच्छा, बच्चों को धक्का दिया इन्होंने, बच्चे एक बच्चा नाली में हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं है, हम किसी पार्टी में अपने क्या दिखाना चाहते हो आप? कि आपने हमारे बैनर फाड़ दिए और हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। हम बच्चों को लेके आए, छोटे बच्चों को लेके आए, छोटे बच्चों को बच्चा नहीं है, देखो धक्के दे रहे हैं। आप ये देख सकते हो, ये पोस्टर फाड़ दिए इन्होंने। आज जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री जयराम ठाकुर जी प्रवास के दौरान आए थे और आज वहां पर मंद खड्ड के ऊपर जो पुल बनाने की मांग थी, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोग, बूढ़े, बच्चे और औरतें वहां पर आई थी और वह शांतिपूर्वक अपनी मांग जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहते थे। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लड़कों ने उन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ से पोस्टर छीने और जो उनकी मांग थी, जो इसके लिए वो आज खड़े हुए थे, उन पोस्टरों को उन्होंने फाड़ा और जिसका कि वीडियो आज सोशल मीडिया के हैंडल से काफ़ी वायरल हुआ है। मैं उन तमाम लोगों के इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और दूसरे लोगों ने ये कृत्य किया है, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ऐसी बात जो है वो नहीं होना चाहिए। वह केवल अपनी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ ये व्यवहार हुआ है, ये अति निंदनीय है और मुख्यमंत्री और विधायक महोदय जो हैं इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लें और उन लोगों की मांग को जो है पूरा करने का अपनी ओर से भरसक प्रयास करें। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ रोष जताया और जेल भरो आंदोलन चलाकर अपनी गिरफ्तारियां दी। और इसी कड़ी में हरियाणा के सिरसा में भी सबसे पहले कर्मचारी देवीलाल टाउन पार्क में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया, जिसके बाद कर्मचारी रोष मार्च निकालते हुए बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। कर्मचारियों ने पीटीआई टीचरों की बहाली, ठेका प्रथा खत्म कर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विभाग के पे रोल पर लेने, कोविड में हटाए गए कर्मचारियों को वापस रखने समेत अनेक मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में इससे भी उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आज का जो हमारा ये सत्याग्रह का जो प्रोग्राम है, हम पूरे भारतवर्ष के साथ तमाम ट्रेड यूनियन को लेके अपनी अपनी मांग मुद्दों को लेके और जो हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार श्रम कानून में बदलाव करके जो देश को प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही हैं, गरीब मजदूर किसान कर्मचारियों का शोषण कर रही है, उसको खिलाफ आज 78वें सत्याग्रह पे हमने भी तमाम ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर आज अंगड़ाई ली है और आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहते हैं कि टाइम रहते हुए तमाम कर्मचारियों के मांग मुद्दे माने, पीटीआई साथियों को बिना शर्त बहाल करें, कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करें, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करें, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है समान काम समान वेतन वो लागू करें,
जो भर्तियों पक्की भर्तियों पर रोक लगाई गई है वो खोलें। हरियाणा की देश की और प्रदेश की जनता के हिसाब से सरकारी विभागों का विस्तार करें और पक्की भर्ती करें। जो किसानों के खिलाफ अध्यादेश लेने जा रही है सरकार, हम उसका घोर विरोध करते हैं। और हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आज की जो गिरफ्तारियां हैं हम साथी दे चुके हैं और आने वाले टाइम में 14 अगस्त को हम केवल पीटीआई के साथियों का अध्यादेश जारी करवाने के लिए गिरफ्तारियां देंगे। उसमें इससे भी कई गुना संख्या में ज्यादा लोग शामिल होंगे। जो पीछे सरकार बीजेपी की आई थी उस समय इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया, लगभग 1 महीने के करीब। सरकार ने बातचीत की, मांगे मानी, लेकिन उसके बाद भी आज तक उन मांगों को लागू नहीं किया गया। उसी के विरोध में हमारी परियोजना वर्कर 3 दिन से लगातार हड़ताल पे हैं और आगे अगर सरकार नहीं मानती तो आने वाले सितंबर तक हम हो सकता है कोई नई संघर्ष की घोषणा करें। हमारे 3 दिन हो गए, 7, 8 और 9 तारीख को हड़ताल के बावजूद भी हमारी कोई मांगे को नहीं मांगी जा रही है। हमारी 5 तारीख को एमडी मैडम के साथ स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ उसने ये बोल दिया कि भी हमें तो जो 8 एक्टिविटी के 50% काटे हैं वो हमारी मांगे हैं। और जो हमारी कोरोना में ड्यूटी लग रही है आशा वर्करों की, उसके दौरान हमें 4000 फिक्स मानदेय मिलते हैं और उसका दूना मानदेय मिलना चाहिए थे। और उसने ये कहा है कि हमने तो फाइल सरकार की तरफ से भेज दिया है, वो सरकार जाने और आप जाने। हम उसको मांगों को मनाने के लिए हम आगे हड़ताल जारी रखेंगे। 10, 9, 11, 10, 11, 12, 13 तारीख की हमारी लगातार 4 दिनों तक हड़ताल जारी रहेगी। और अगर ये मांगे हमारी अब फिर भी नहीं मानी गई तो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर किसान एक बार फिर से रोष में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हरियाणा के सिरसा जिले के गांव नेजिया खेड़ा में अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों ने गांव की चौपाल पर बैठकर और मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेता विकल्प आचार्य ने बताया कि सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर किसानों में भारी रोष है। सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे देश के किसान किसान क्रांति दिवस मना रहे हैं, जिसमें जो केंद्र सरकार 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाई है उनका विरोध गांवों में किसान काली पट्टियां मुंह पर बांधकर उन तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। ये तीनों अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है। अगर ये अध्यादेश आ गए तो देश की खेती पूरी तरह से कॉरपोरेट घरानों के हवाले हो जाएगी और देश में खेती किसानी करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आज पूरे देश में विभिन्न हर एक गांव के अंदर कोई किसान साथी शहर नहीं जा रहा है। गांव में अपनी चौपालों पर किसान इकट्ठा होकर मुंह पर काली पट्टियां बांधकर सरकार से इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ में जो किसानों की मांग है कि फसलों के पूर्ण दाम, किसान कर्जा मुक्ति और सुनिश्चित आय की मांगों को लेकर ये पूरे देश में धरने चल रहे हैं। किसान क्रांति दिवस को लेकर पूरे देश के किसानों में उत्साह है। यदि सरकार ने जल्द ये काले कानून वापस नहीं लिए तो देश का किसान जल्द सड़कों पर आएगा, जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार हो। वहीं पंजाब के लुधियाना शहर का एक बड़ा निजी अस्पताल जिसका तमाम नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया। लुधियाना दिल्ली हाईवे पर स्थित एसपीएस हॉस्पिटल, जो कि एक नामी हॉस्पिटल है, वहां पर नर्सों ने काम पर जाने से मना कर दिया, जिससे सारे हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गई। मरीज बेहाल हैं। स्टाफ का कहना है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा उनसे डबल ड्यूटी करवाई जा रही है और ऑफ भी हफ्ते में एक ही दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि वह कोविड के मरीजों की लगातार अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और उनको सैलरी भी सही मायनों में पूरी नहीं दी जा रही। हरियाणा के जींद में रोडवेज की बसों में यात्रियों को ना तो सैनिटाइज किया जाता है और ना ही उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। रोडवेज की बसों को सुबह एक बार वर्कशॉप में ले जाकर सैनिटाइज किया जाता है, इसके बाद बसों को सैनिटाइज नहीं किया जाता। सरकार ने बसों में यात्रियों को बैठाकर ले जाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते इतना बड़ा फैसला तो लिया है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
महामारी से सरकार यात्रियों को कैसे बचाव करेगी, इसका कोई पैमाना तय नहीं किया गया। सरकार ने दावे तो खूब किए कि यात्रियों को सैनिटाइज किया जाएगा, उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये आप जींद बस स्टैंड पर देख सकते हैं। सैनिटाइजर नहीं होता, कोई मास्क नहीं, वैसे फुल सीटिंग चलती है और कोई टेम्परेचर नहीं होता, ये बस दिखावा है। मतलब कोई टेम्परेचर भी नहीं किया कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ जितनी सवारियाँ हैं कैसे चढ़ती हैं, किसका टेम्परेचर या सैनिटाइजर होता है या नहीं होता। बस में बैठने से पहले कुछ नहीं जी, बस में बैठे थे ना उन्होंने कोई टेम्परेचर चेक किया ना कोई सैनिटाइजर का प्रयोग किया, बस उन्होंने नाम पता लिखा था जी और कुछ नहीं लिखा। और आधे बस में सवारियों ने मास्क लगा रखा था, आधे नहीं लगा रखा था, यानी कि कोई ये गारंटी नहीं थी किसको हो भी सकता है कोरोना, किसको नहीं है, यानी सरेआम ऐसे चल रहा सारा सिस्टम। वहीं राजस्थान के सीकर में एक 52 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक को मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम न बोलने पर बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे पीड़ित पास के एक गांव में यात्रियों को छोड़ने के बाद लौट रहे थे, जब एक कार में सवार 2 लोगों ने उन्हें रोका और उनसे तंबाकू मांगा। हालांकि उन्होंने जो तंबाकू की पेशकश की उसे हमलावरों ने लेने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम कहने को कहा। उनके इनकार करने पर हमलावरों ने उन्हें एक छड़ी से पीटा, जिसके बाद पीड़ित ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। तो बोला मेरा सुन खावा, तो दूसरों आके मन्ना बोले कि मोदी जिंदाबाद बोल और थप्पड़ मार दियो। जो बोला जय श्री राम बोल के बोले वो बोल। जब मतलब मेरा ऑटो रिक्शा लेकर वन के स्टार्ट करे स्पीड में वन निकल गो। बिका बाद में वन के जो अपना जो गोदाम है ना, अनाज गोदाम, बीस आगे आकर मना वन मेरा आगे लगा ली गाड़ी और पीछे आता ही वन मेरा धदा करवा लगा वो। जब मतलब बेहोश होगा जो बेरे गुण पड़े मना और डाडी वगैरह नोचली, डाडी वगैरह सगड़ी नोचली और सर में भी चोट है, कमर में लाता गुस्सा सब वगैरह से मेरे तो वन हालत ख़राब कर दी। फिर जब वो छोड़ कर भी मारपीट आ रहा था, मतलब मेरा गाड़ी में 2 जना उतर के आया और स्पीड में आया, आकर मैं से मारा कुटी कर ली। गाड़ी 4 व्हीलर जो अपना फॉर्च्यूनर के आया करा ना, दूध आ रही गाड़ियाँ कैंपेरोल और दूसरा एक और है बेरा वो कौन सी बोले बिना बड़े से तो पिछम्मा मेरा वो नहीं हो साना, बाद में धीरे धीरे खुद ही लेकर आयो। 4-5 जन हाँ पुलिस थाना में रिपोर्ट करा पाया और भी मैं गाड़ी में वो नहीं के 4 से 5 थे वो बेरा वो नहीं कितने जन और थे जो बेरा उन पड़े मैंने। थाने पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि एक वृद्ध ऑटो चालक श्री गफ्फार अहमद जो ऑटो से सवारियां छोड़ के कल्याण सर्किल से ले जाके और सवारियों को जीगर छोटी छोड़ के वापस लौट रहे थे अल सुबह, तो रास्ते में कैंपर में बैठे 2 व्यक्तियों ने उनको रुकवाया और उनसे पहले जर्दा मांगा और उसके बाद में उनसे कहासुनी हो गई तो उनका पीछा करके और उनके साथ में मारपीट की। समाज कंटक टाइप के लोग थे जिनको मुकदमा दर्ज होने के 6 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया गया है और उनसे घटना में प्रयुक्त जो कैंपर थी वो भी बरामद की गई है। ये गिरफ्तार अभियुक्त हैं राजेंद्र पुत्र नौरंगलाल निवासी जगमालपुरा और शंभू दयाल पुत्र राम कुमार निवासी जीगर छोटी। दोनों को मुकदमा दर्ज होने के 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे गहनता से अनुसंधान जारी है। वहीं हरियाणा के सिरसा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने चिंता जाहिर की है। जिले के उपायुक्त रमेश चंद्र ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। जब तक लॉकडाउन था तो कम मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अनलॉक होते ही कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को खुद में या किसी अन्य में कोरोना से संबंधित लक्षणों का थोड़ा सा भी शक हो तो उसे तुरंत जांच करवानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये समझते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा और वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बात सही है कि कोरोना फैल रहा है। जब तक आवागमन बंद था, हमने बाहर से व्यक्तियों को नहीं आने दिया, जिले से भी बाहर व्यक्तियों को नहीं जाने दिया। कोरोना सीमित रहा, नहीं फैला। अभी हम अपने नागरिकों को बार बार अपील करते हैं, बार बार कहते हैं कि वो मास्क पहने, अपने घर में रहें, एक सामाजिक दूरी जो 6 फीट की है, एक दूसरे से दूर रहे, उसका पालन करें। लेकिन देखने में आया है कि इसके ऊपर नागरिक काफ़ी ढील बरतते हैं, इसका पालन नहीं करते। इस कारण से कोरोना जो है अधिक फैल रहा है। जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है वो भी अपने आप जो है चेकिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। यद्यपि पूरे हरियाणा के अंदर हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है सबसे अधिक है, फिर भी जिस भी व्यक्ति को थोड़ा भी शक है या किसी अन्य व्यक्ति को उस पर शक होता है उसे। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।